हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने क्लास 10th में साइंस में चैप्टर नंबर 3 जो हमारा केमिस्ट्री में आता है धातु और अधातु स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उस चैप्टर की क्लास नंबर 3 लेने जा रहे हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 आप जानेंगे, पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं इस चैप्टर के, ये आपका तीसरा पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको अब तक समझ में आया होगा। तो हमने जो अब तक धातु पढ़ा है, धातु के रासायनिक गुण पढ़ लिया, उसमें अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि जो हमारा धातु है उस धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया किस तरह से होती है। ठीक है, अब देखो कि तत्व की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूरा करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। मतलब अगर आपको अभिक्रियाशीलता की मैंने आपको सीरीज पढ़ाई थी, ये सीरीज लिखी हुई है ऊपर, ये अभिक्रियाशीलता की सीरीज है। इस सीरीज को आप संयोजकता के आधार पर समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि कुछ जैसे आप देखोगे, समझो इस चीज को। आपने देखा आपके पास एक तत्व है जिसका नाम है सोडियम, और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 Na। मीन्स इसकी पहले वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या काम करता है? जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 12 पर आता है Mg, 2 8 2। 13 पर आता है एल्यूमिनियम, 2 8 3। वहीं आप देखें 17 पे होता है क्लोरीन, 2 8 7। 16 पे होता है सल्फर, 2 8 6। 15 पर होता है फास्फोरस, 2 8 5। तो आप यहाँ पर 2 चीज़ देख रहे हैं कि जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। जिनकी बाह्यतम कक्षा में 1 2 व 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और जिसकी बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और जिनकी बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे। तो इसी के हम संयोजकता इसको बोलते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर जैसे सोडियम है 11 Na, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इस पर धन आयन आ जाएगा। कैसा आयन आ जाएगा? धन आयन। यानी कि इस पर जो आयन आ गया वो कैसा आ गया? पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वो धनावेशित चार्ज हो गया। तो यही उसने बोला है। क्या बोला है? देखिए, पहला, धातु के परमाणु अपने संयोजक कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तथा धनायन बनाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे तो धनायन बनाएंगे। जैसे आपने पढ़ा है Na ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो Na+ बन गया। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो Mg2+ बन गए। इसके अतिरिक्त Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl ऋणायन बना लेगा। उसके अतिरिक्त सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो सल्फर 2 ऋणायन बना लेगा। ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनाएगा? धनायन। और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो क्या बनाएंगे? ऋणायन। क्या बनाएंगे? ऋणायन और धन आयन। तो यही मैंने आपको पढ़ाया है कि अधातु के परमाणु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं वो धनायन बनाएंगे, उनको बोलते हैं आप धातु। क्या बोलते हैं? धातुएं। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं उनको बोलते हैं अधातुएं। क्या बोलते हैं? उनको अधातुएं। तो इस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हैं धातु और अधातु में। तो जो इलेक्ट्रॉन को दोबारा मैं अब तक आप क्या पढ़ाया मैं आपको समझा देता हूं। जिनकी बाह्यतम कक्षा में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे और त्याग करने के बाद ऋणायन बना लेंगे, और वे सभी होती हैं आपकी धातुएं। जिनकी बाह्यतम कक्षा में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और वो बना लेंगे ऋणायन। ये क्या बनाते हैं? धनायन। और ये क्या बनाएंगे? ऋणायन। और वो कहलाती है आपकी अधातुएं। अब नेक्स्ट आप पढ़ोगे विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। अब विपरीत आवेशित कैसे? जैसे एक Na+ का और Cl किसका? माइनस का, ये दोनों जुड़ जाएंगे
और जुड़कर एक यौगिक बनाएंगे, उस यौगिक को बोलते हैं आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं उसको? आयनिक यौगिक। इसको मैं आपको अलग से समझा देता हूं कि किस तरह से आयनिक यौगिक बनते हैं। देखो आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं ये मैं आपको समझा देता हूं एक बार, किस तरह से ये बनते हैं, ये आपको आना चाहिए बनाना। ठीक है, आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड। तो अभी हमने क्या समझा, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे तत्व जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और ऐसे जिसकी बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं वो क्या बना देते हैं? वो धनायन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? धन आयन। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो बना लेते हैं ऋण आयन। तो ऐसा होता है किसमें? धातुओं में। और ऐसा होता है किसमें? अधातुओं में। किसमें? अधातु में। तो ये इसका अब तक का सार है। अब जैसे आपने देखा सोडियम Na ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो Na+ बनाया। मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो Mg2+ बनाए। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागे। क्यों त्याग रहे हैं? क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 2, 8, 1, इसमें 2, 8, 2, इसमें 2, 8, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो एल्यूमिनियम 3+ बनाए। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। एक ही क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 2, 8, 7। तो क्या बना लेगा? क्लोरीन-। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो सल्फर 2-। फास्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो फास्फोरस 3-। इसका होता है 2, 8, 6, इसका होता है 2, 8, 5। तो इस तरह से ये आपके पास क्या है? ये आपके पास अब तक का सारांश है जो मैंने आपको पढ़ाया। तो अब क्या होगा कि जो आपके पास देखेंगे विपरीत आयन है, Na+ है, Cl- है, ये दोनों जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद जो यौगिक बनाएंगे ये और ये, उस यौगिक को बोलते हैं आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। और वो यौगिक होगा NaCl। क्या होगा? NaCl। उसी तरह से Mg जुड़ेगा, Cl के साथ जुड़ सकता है, MgCl2। उसी तरह से Mg। तो इस तरह से तमाम यहाँ पर क्या बनेंगे? आपके Mg के साथ Cl2 बनेगा। हम देखेंगे किस किस तरह से बनते हैं आयनिक यौगिक। तो सबसे पहले बात करते हैं Na की। ठीक है, और दूसरा है आपके पास क्या? दूसरा है आपके पास Cl। तो Na का होता है, Cl का लिखेंगे पहले 17, परमाणु क्रमांक क्या होता है? 17। तो 2, 8 और 7। वहीं हम देखेंगे सोडियम का 11, 2, 8 और 1। मीन्स जो सोडियम होता है उसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। और जो आपके पास Cl है उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने होते हैं? इसमें 7 और इसमें कितने होते हैं? 1। तो अब आप क्या देखेंगे कि जो Na का 1 इलेक्ट्रॉन है वो Cl के कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा? 7 से। Cl के 7 इलेक्ट्रॉन से। और टोटल कितने बना लेगा? ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आप देखोगे कि Na पर क्या रह जाएगा? प्लस, और Cl पर क्या रह जाएगा? माइनस। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका 2, 8, 7 की जगह हो जाएगा 2, 8 और 8। तो ऐसे यौगिक जो कैसे बने हैं, जो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने हैं, उसको बोलते हैं आयनिक यौगिक, क्योंकि इसमें Na+ आया और Cl कैसा आया? माइनस। वहीं दूसरा एग्जाम्पल आप एक और देख सकते हैं, MgCl2। MgCl2 देखो कैसे, आपके पास Mg है और 2 Cl है। कितने Cl हैं? 2। अभी मैंने आपको बताया Mg का परमाणु क्रमांक 12, मीन्स 2, 8, 2। Cl का 17, इस Cl का भी 17, 2, 8, 7, इसका 2, 8, 7। तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। 1, 2,
3 4 5 6 7। इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7। इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 2। तो ये एक इससे लेगा और एक इससे लेगा। तो आप देखेंगे कि जो Mg है उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो Mg+2, Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो Cl-, तो क्या बना लेगा MgCl2। क्या बना लेगा MgCl2। तो इस तरह से आपके आयनिक यौगिक बनते हैं। ठीक है, किस तरह से बनते हैं मैंने आपको बता दिया कि आयनिक यौगिक इस तरह से आपके बनते हैं NaCl में, MgCl2 में। आप और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके ले सकते हो, AlCl3 ले सकते हो, और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है, ये मैं आपको दिखा चुका यहाँ पर। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये मैं आपको दिखा चुका इसमें किस किस तरह से ये बनता है। ठीक है, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका किस किस तरह से ये बनता है। अब इसके गुण देखेंगे। जो आयनिक यौगिक बना है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड की। तो पहली प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये कठोर और भंगुर होते हैं। कठोर, हार्ड। कठोर का मतलब क्या होता है? हार्ड। और भंगुर का मतलब है कि आप इस पर थोड़ा सा भी वेट डालें, थोड़ा सा भी इस पर जोर लगाए, तुरंत ये टूट जाते हैं। तुरंत ये क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं वो कठोर होते हैं, हार्ड, लेकिन कैसे होते हैं? भंगुर। दूसरा, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। जो इनका गलनांक और क्वथनांक है वो कैसा होगा? हाई। मीन्स हाई, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और दूसरा कठोर और भंगुर। इसमें फिर आप देखेंगे मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता। तो इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो इसका आंसर है कि इसमें जो आकर्षण बल होता है इनके अणुओं के बीच वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। नेक्स्ट, सामान्यतः जल में घुलनशील। जितने भी आपके आयनिक यौगिक होंगे, जैसे आप नमक लें, NaCl, नमक को आप जल में घोल दें तो जल में नमक आसानी से घुल जाता है। केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुलेगा आपका कोई भी आयनिक यौगिक। फोर्थ, गलित अवस्था तथा विलयन रूप में विद्युत के सुचालक। अगर इनको गलित अवस्था में आप लें तो उसमें और विलयन के रूप में ले ले, पानी में नमक मिला दे, तो आप देखेंगे इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो? विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हो। इन अवस्थाओं में मुक्त आयन उपलब्ध होने के कारण विद्युत प्रवाहित होती है। तो इनके विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक क्यों हो पाता है? क्योंकि इसमें मुक्त आयन प्रेजेंट हो जाते हैं और मुक्त आयन के कारण ही विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका, अब हम देखेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी में हम धातु की प्राप्ति देखेंगे। जैसे आपने सुना होगा, क्या सुना होगा कि हम बहुत सारी धातु डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे लोहा, कॉपर, चांदी, सोना, प्लेटिनम। आखिरकार ये आते कहाँ से हैं? क्वेश्चन है कि ये आते कहाँ से हैं। तो इसका आंसर है ये सब हमें बहुत बड़ी चट्टानों में मिलते हैं। मान लीजिए ये चट्टान है A, एक चट्टान है B, एक चट्टान है C। हमने पता लगाया किसी मेथड से कि इनके अंदर मान लीजिए हमें लोहा खोजना था, हमें पता लगा कि A, B, C 3 चट्टान है। इन चट्टानों के अंदर बहुत सारा लोहा भरा हुआ है। अब लोहा किसकी फॉर्म में मिलता है? मतलब वो मुक्त रूप में मिलता है या संयुक्त अवस्था में मिलता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो हमें पता चला इसमें लोहा भरा हुआ है। कहीं कहीं कुछ धातु डायरेक्ट मिल जाएगी, जो कम क्रियाशील होती हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट मुक्त अवस्था में मिल जाएंगी। जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, वो मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगी, वो आपको किसी के साथ जुड़ी हुई मिलेगी, उसको बोलते हैं संयुक्त अवस्था। और मुक्त अवस्था का मतलब वो अकेली मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जो कम क्रियाशील होगी वो मुक्त अवस्था में मिल जाती है, और जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, क्रियाशीलता की श्रेणी में आपको पढ़ा चुका, ये रही क्रियाशीलता की श्रेणी ये है। जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होगी वो क्या होगा?
वो किसके रूप में मिलेगी, वो आप देखेंगे संयुक्त अवस्था में किसी के साथ मिलेगी। तो हमारे पास 3 बड़ी बड़ी चट्टानें मिली जिसमें यह माना गया कि इनके अंदर बहुत सारा लोहा भरा हुआ है। अब संयुक्त अवस्था में है या मुक्त अवस्था में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन चट्टानों को खोदा गया और देखा गया इनमें लोहा भरा हुआ है, तो इनको हम बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं इनको? खनिज। तो ये उस धातु के खनिज हैं, ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, और ये भी क्या है? खनिज, ठीक है। तो खनिज की परिभाषा पढ़ेंगे। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं धातु के यौगिकों को क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे हम? खनिज। अब इनसे आपको आयरन निकालना है। इनसे आपको क्या निकालना है? आयरन या लोहा। आयरन निकालने के लिए मान लीजिए आपने इसको खोदा और इसमें खर्चा आया खोदने में, मान लीजिए एक एग्जाम्पल 10 रुपये। इसको खोदने में टोटल कॉस्ट आई मान लीजिए 50 रुपये, और इसको खोदने में टोटल कॉस्ट आई आपकी 100 रुपये। इसमें से जो लोहा मिला वो मिला 100 किलोग्राम, इसमें लोहा मिला 10 किलोग्राम, और इसमें लोहा मिला 1 किलोग्राम, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, 3 चट्टानें थी, 3 खनिज थे लोहे के। पहले वाली में खोदने में 10 रुपये का खर्चा आया। 10 रुपये का तो नहीं आता, 10 रुपये में क्या आ रहा है? कुछ नहीं आता, चॉकलेट भी नहीं आती एक, ठीक है। 10 रुपये खोदने में खर्चा आया, हमने एक एग्जाम्पल माना है। अब उसमें से हमें 100 किलोग्राम आयरन मिला। दूसरे में 50 रुपये का खर्चा आया, उसमें से 10 किलोग्राम आयरन मिला। तीसरे में 100 रुपये का खर्चा आया, इसमें 1 किलोग्राम आयरन मिला। तो आपको कौन सा खनिज अच्छा है? आपके लिए कौन सा खनिज अच्छा है? तो मेरा आंसर होगा कि मैं इसको खोदना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि इसे हमने आसानी से खोद लिया, मतलब इसको हमने बहुत कम खर्चे में खोज लिया, और इसमें जो धातु था वो ज़्यादा मात्रा में मिला। तो ऐसा खनिज जिसके अंदर से धातु को निकालना बहुत आसान हो, लाभकारी हो, और उसमें धातु बहुत ज़्यादा उपस्थित हो, उस खनिज को बोलते हैं हम अयस्क। क्या बोलते हैं? उस खनिज को अयस्क। तो दोबारा समझ लीजिए, खनिज कोई भी एक पत्थर चट्टान हो सकती है जिसमें वो धातु प्रेजेंट है, लेकिन उस चट्टान से, उस खनिज से आपने जिस धातु को निकालना है वो धातु कम खर्चे में आसानी से सरलता पूर्वक निकाली जा सके, उसको बोलते हैं अयस्क। तो जितने भी आप देखेंगे, जो आप खनिज देखेंगे और अयस्क देखेंगे, उसमें क्या अंतर आपका होता है उसमें यह आप पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ाऊंगा। तो अयस्क की आप परिभाषा देखिए, वे खनिज जिनसे कोई विशेष धातु प्रचुर मात्रा में होती है तथा उसे निकालना सरल और लाभकारी होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम अयस्क बोलते हैं। तो खनिज और अयस्क में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो जितने भी खनिज होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? अयस्क नहीं होते, ठीक है। तो अब आप ये समझें यहाँ पर कि नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सक्रियता श्रेणी में, जो अभी मैंने आपको बताया कि सक्रियता श्रेणी में निचली धातुएं जो नीचे होती हैं, कौन कौन सी नीचे? मेनली आप देखोगे नीचे कौन कौन सी पाई जाती है? कॉपर, Hg, Ag, Au। कॉपर, पारा, चांदी, सोना, जो नीचे पाई जाएंगी वो धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में, जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। यद्यपि कॉपर तथा सिल्वर सल्फाइड तथा अयस्कों के रूप में भी मिलती है। जो सिल्वर और कॉपर है वो सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्क में भी मिलती है, AgS, CuS, इस तरह से भी वो मिलती है। सक्रियता श्रेणी में मध्य में उपस्थित धातुएं, जो बीच में धातु उपस्थित है, जैसे जिंक, आयरन और लेड, वो सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाएगी। अधिक क्रियाशील धातुएं स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। तो ये मैं आपको बता चुका, जो धातु जितनी ज़्यादा क्रियाशील होगी वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगी। जो क्रियाशील होगी, ज़्यादा क्रियाशील, जो किसी से भी क्रिया कर सकती हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, वो संयुक्त अवस्था में मिलेगी, मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगी। संयुक्त अवस्था का अर्थ है कि वो अकेली धातु नहीं मिलेगी, उसके साथ कुछ ना कुछ और धातु मिलेगी। दूसरा, या कार्बोनेट मिलेगा या सल्फाइड मिलेगा। जो मध्यम क्रियाशील है, बीच में जो आती हैं मध्यम क्रियाशील, जैसे जिंक, Fe, ये सल्फाइड, ऑक्साइड आदि के और कार्बोनेट के अयस्कों के रूप में मिलेगी।
और जो कम क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील है, जैसे कॉपर, आपके पास सोना, चांदी, AuAg, ये आपको मुक्त अवस्था में प्राप्त होती है। किस अवस्था में? मुक्त। इसके साथ साथ सल्फाइड और ऑक्साइड में भी प्राप्त होगी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो आपकी धातुएं मिलती हैं वो खाली धातु नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां होती हैं। जैसे आप कुछ खाना मार्केट से कुछ सामान लाते हो या सब्जी लाते हो, उसमें आप देखोगे आपने आलू लिए, आलू में क्या सारे आलू हैं? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि है। तो जो खनिज होते हैं आपके, खनिज अयस्क जो होते हैं, उसमें मिट्टी मिली हो सकती है, रेत मिली हो सकती है, कंकड़ मिली हो सकती है। तो ये जो अशुद्धि मिली होती है, इन अशुद्धि को बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? इन अशुद्धि को हम गैंग बोलते हैं, या आधात्री बोलते हैं, या मैट्रिक्स बोलते हैं। सारे इसी के नाम है, गैंग, आधात्री या मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब इसी के आपके नाम है। तो गैंग क्या है? खनिज अयस्कों में जो अशुद्धि मिली होगी, अशुद्धि किसकी मिली होगी? मिट्टी की, रेत की, इन सब की जो अशुद्धि मिली होगी, उन अशुद्धि को हम बोलते हैं गैंग। उसके बाद धात्विकी। अब पढ़ेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है, ये आपको पढ़ना है कि मेटलर्जी का मतलब क्या है। मतलब ये धातु के निष्कर्षण से संबंधित है। जो धातु है उसके निष्कर्षण से संबंधित है आपका क्या? मेटलर्जी या धात्विकी। तो धात्विकी में आप देखेंगे सबसे पहले अयस्क का सांद्रीकरण या समृद्धिकरण किया जाएगा। अयस्क से धातु प्राप्त की क्रमगत प्रक्रिया है। सीरियल से कैसे कैसे चलेंगे। सबसे पहला अयस्क का सांद्रण किया जाएगा। अयस्क का सांद्रण का अर्थ है कि जो अयस्क है उसमें से अशुद्धि या गैंग को हटाया जाएगा। गैंग को क्या कर दिया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा, पृथक करना। तो अयस्क का सांद्रण का अर्थ है कि अयस्क से गैंग को क्या करना? पृथक करना। अयस्क का सांद्रीकरण कहलाता है। दूसरा, जो सांद्रित अयस्क मिला है उससे धातु को प्राप्त किया जाएगा। तो सबसे पहले अशुद्धि को हटाया जाएगा, उस अशुद्धि को बोलते हैं सांद्रीकरण, और उसके बाद उस धातु की प्राप्ति की जाएगी। अशुद्ध से शुद्ध धातु की परिष्करण द्वारा प्राप्ति, तीसरा पॉइंट आपका यह है। तो अब हम देखेंगे किस किस तरह से कौन कौन सी धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो सबसे पहले हमने सक्रियता श्रेणी जो बनाई है, उस श्रेणी के आधार पर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम उसको निष्कर्ष करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नई क्लास।